अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 81 स्टार्ट करते हैं जी। कैफ 5 का पेज नंबर 6 ओपन करें जी। कल हमने इनकम स्टेटमेंट की कंसोलिडेशन सीख ली थी ना। आज अब उसको एडजस्टमेंट्स मैथ करेंगे। ठीक है, तो क्विकली हम अपनी इसी इलस्ट्रेशन को दें, बल्कि इस इलस्ट्रेशन को भी क्या देखना, इस इलस्ट्रेशन को भी क्या देखना, इसका तो डाटा हमें याद है वैसे ही। ठीक है, 10 रुपये गोल्डन वाला डिस्कस करेंगे अगर टाइम बचा तो नेक्स्ट क्लास में, सेकंड पार्ट में कर लूँगा ना, ताकि वो हाँ इजी था। सिर्फ उसमें फिक्स एसेट की एडजस्टमेंट थी। वो एक एसेट दे के दूसरा एसेट खरीद रहे थे। बेहतरीन ज़बरदस्त एडजस्टमेंट है, करेंगे इंशाल्लाह डिस्कस। और भी सारा सवाल डिस्कस करूँगा, बट अभी मैं ये कुछ इंपॉर्टेंट काम करवाना चाह रहा हूँ। फिर कोई कह रहा है मैं जा रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं रुक रहा हूँ, तो जो चीज़ें ज़्यादा इस वक्त नवीन नकोर है ना वो करते हैं जी। पेरेंट, बल्कि पहले हमारी एग्जाम्पल में यहाँ क्या है, सब्सिडरी और पेरेंट। सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक। सब्सिडरी ने 10 रुपए की चीज़ खरीदी थी, डाटा याद है मुझे, और 12 की बेच दी पेरेंट को। ठीक है, 12 पेरेंट इसको आगे बेच नहीं पाया, नहीं बेच दिया। पेरेंट ने इसको 15 का, वो तो 2 है, ठीक है, पेरेंट ने इसको 15 का आगे बेच दिया। ओपनिंग तो कुछ था नहीं, इसने जो खरीदी थी ये चूँकि पेरेंट को बेच दी तो इसका स्टॉक भी ज़ीरो, और पेरेंट ने बाहर दुनिया में बेच दी तो इसका भी स्टॉक ज़ीरो। कॉस्ट ऑफ सेल 10, 12, ठीक है। जीपी कितना आ गया, मुझे मेरी बिला से जो भी। ये वो सिचुएशन है जिसके अंदर हम बैलेंस शीट का सवाल करते आए ना आज तक। अब आज ना मैंने इकट्ठा सवाल करवाना है बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट का, ठीक है ना, इकट्ठा सवाल करवाना है, और फिर अगली क्लास में भी वही काम दोबारा करना है। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि इस दफ़ा इस क्लास में हो जाए। लेंथी अगर होगी तो हो सकता है ये थोड़ी सी लंबी हो भी जाए, लेकिन ब्रेक फिर भी लेंगे। तो मेरा ये ज़रा मकसद ये है कि ज़रा एक सवाल जिस तरह का शाम वाली क्लास में रिपीट टेलीकास्ट है ना, वो कम से कम पूरा हो जाए। इस वक्त जितने मैक्सिमम मेरे सामने हैं वो तो पढ़ के जाए ना कम से कम, ठीक है जी। हम बैलेंस शीट का सवाल कर रहे थे, तो आपको याद है 3 चीज़ें आती थी, सोल्ड, अनसोल्ड, अनसोल्ड का प्रॉफिट। तो हमने कहा था जी सोल्ड कितना है, सोल्ड कितना है 12, हमेशा इसको हम यही लेते थे ना, ठीक है। अनसोल्ड क्या है, तो इसलिए इसका प्रॉफिट भी क्या है। तो बैलेंस शीट का सवाल करते हुए हम कहते थे आपस की सेल परचेज को इग्नोर करो। हाँ, सिर्फ इससे साथ हमें प्रॉब्लम होती है कि ये अगर एस ने पी को बेचा है तो क्या कर दो, SRE डेबिट और स्टॉक इन्वेंट्री क्रेडिट। स्टॉक लिख लो, क्लोजिंग स्टॉक, इधर क्लोजिंग स्टॉक लिखा है ना, चलो क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन ये एंट्री क्यों नहीं करते थे, ठीक है। अच्छा, अब हमने बहुत कुछ तय कर लिया, आप अब आ रहे हैं। इनकम स्टेटमेंट का सवाल आया। इनकम स्टेटमेंट का सवाल करते हुए भी यही 3 चीज़ें हैं, सोल्ड, अनसोल्ड और अनसोल्ड का प्रॉफिट। अब इसमें क्या करना है, कितना है वैसे 12, 0, 0। अब मेरे बच्चों मसला ये है, कल मैंने कंसोलिडेशन करवाई थी, बोलो कंसोलिडेशन, कंसोलिडेट स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, कंसोलिडेशन में मैंने कहा था आप ऐड कर दो सेल को, परचेज को, इनकम को, एक्सपेंसेस को ऐड कर दो, ठीक है। अब ज़रा बच्चे देख कर बताएं, अगर इन दोनों को ऐड करके मैं 27 लिख दूं और इन दोनों को ऐड करके मैं 22 लिख दूं तो क्या ये सही होगा, सोच के बताना। अच्छा, नेट में क्या असर पड़ रहा है, नेट में क्या असर पड़ रहा है 22,
तो प्रॉफिट कितना आ रहा है? पहले भी कितना प्रॉफिट था? ऐसा ही है ना, मतलब वैसे तो नेट में तो कोई फर्क नहीं है, यानी प्रॉफिट्स पे तो कोई असर नहीं है। एक ने इनकम रिकॉर्ड, एक ने सेल रिकॉर्ड की, दूसरे ने परचेज भी तो रिकॉर्ड की हुई है, इसलिए तो बैलेंस शीट के सवाल के अंदर इसको इग्नोर कर देते थे। पर अब इधर इनकम स्टेटमेंट के सवालों के अंदर क्या मसला है? मसला ये है, नेट में चाहे प्रॉफिट पे असर कोई नहीं पड़ रहा, हमारी सेल तो इन्फ्लेटेड नज़र आ रही है, हमारी परचेज तो इन्फ्लेटेड, यानी हमारी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का फेस सही नहीं है। इसका मतलब अगर इनकम स्टेटमेंट के सवालों के अंदर आएंगे तो हम ये जो सोल्ड की फिगर है हमारे लिए यहाँ पर रेलेवेंट हो जाया करेगी। हम इस सोल्ड की फिगर को क्या किया करेंगे, डिडक्ट करेंगे इसको फ्रॉम सेल एंड कॉस्ट ऑफ सेल। फिलहाल मैं कॉस्ट ऑफ सेल लिख रहा हूँ, अभी तो परचेज है लेकिन अल्टीमेटली पहुँचना कॉस्ट ऑफ सेल पे ही हमने, ठीक है ना। तो रूल मैंने लिख दिया, क्या हम इसको डिडक्ट करेंगे सेल से भी और परचेज से भी। अब होगा क्या, एक एडजस्टमेंट, ऐसे नहीं पर्चे के अंदर जैसे करनी हो बता दूंगा, लेकिन एक एडजस्टमेंट कंसोलिडेशन की आ गई। इसमें नेट में कोई इंपैक्ट नहीं है, लेकिन फेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सही नहीं है कि एक ने, इसने तो चलो बाहर की दुनिया को सेल की, इसकी सेल तो लिखनी बनती थी, इसने तो पेरेंट को सेल की थी, परचेज इसकी सेल बनती थी लिखना नहीं ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। अच्छा, इसने तो चलो बाहर की परचेज लिखी हुई है, सही है, लेकिन इसने तो अपनी पार्टी से परचेज की थी, तो परचेज के अंदर इसका आना सही है क्या? तो इसका मतलब क्या उसूल लिखा हमने, डिडक्ट करो, डिडक्ट किस चीज़ को, डिडक्ट करो इस 60 को। 60 कहाँ से आ गया, मैंने 60 देखा कहाँ से, बाय द वे दिमाग में कहीं से आया जी। डिडक्ट करो इस 12 को फ्रॉम सेल एंड कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है। तो ये देखो -12 और ये -12, और अब बताओ फिगर 15। बात तो वहीं पे है, लेकिन अब ये दोनों फिगर्स भी ठीक होगी, फेस भी सही होगी, ठीक है। ये बात समझ आई है, ठीक है। तो कंसोलिडेशन के अंदर अगर आपस की सेल परचेज है तो बैलेंस शीट के सवाल के अंदर हम इसको क्या करते थे, आपको याद होगा, इग्नोर करते थे, और सिर्फ इससे हमें मकसद होता था इसका प्रॉफिट को उल्टाना, ठीक है। वो तो अलग बात है कि इस सवाल के अंदर कुछ इसमें बचता ही कुछ नहीं था, तो इसलिए कुछ भी रिवर्स नहीं हुआ था। लेकिन जब इनकम स्टेटमेंट के सवालों के अंदर आते हैं तो हमें इस सेल की फिगर को भी पकड़ना है, इसको सेल में से और परचेज में से माइनस करना है, ताकि हमारी सेल परचेज ठीक हो जाए। यहाँ तक कोई मसला, चल सकते हैं आगे, चले। इलस्ट्रेशन 2 पे जाते हैं। ये कौन सी इलस्ट्रेशन है, पेज नंबर 6 था ना, इलस्ट्रेशन नंबर 1 पेज 6। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पेज 6। वही सवाल है, एस है, पी है, एस ने चीज़ें खरीदी हैं, सर सही से नहीं लिख रहे आप, हमें नहीं समझ आती है ऐसे। सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्वेश्चन तो वही है, ठीक है। क्या एस ने बाहर से 10 की चीज़ें खरीदी, मार्कर को ब्लैक और निकाल दो, और उसको पी को बेच दिया 12 का। मार्कर यार ज़रा कह दें किसी को चेंज कर। तो पी की ये क्या बन गई, परचेज, कह दे मार्कर, ले यहाँ कहने से बेहतर है। अच्छा जी, अब इसका स्टॉक तो ज़ीरो हो गया, ओपनिंग तो वैसे ज़ीरो है ना सवाल में, इसका स्टॉक ज़ीरो हो गया, क्लोजिंग, क्योंकि इसने पी को बेच दी, और पी ने भी आगे 15 की नहीं बेची थी, ओहो हो। तो ये क्या है, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है जी।
तो हमें क्या मसला फिर हो गया था, ये 2 का प्रॉफिट और यहाँ पर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये 2 का प्रॉफिट फिर अभी बाहर की दुनिया से रियलाइज़ नहीं हुआ, हमें इस पे मसला था, ठीक है। तो हमने बैलेंस शीट के सवालों को करते हुए हमने कहा था सोल्ड, अनसोल्ड और अनसोल्ड का प्रॉफिट। सोल्ड कितना है जी 12, ये सारे का सारा क्या है अनसोल्ड, इसमें प्रॉफिट क्या है 2। बैलेंस शीट का सवाल करते हुए मैंने यूँ लिख दूँ ज़्यादा बेहतर है, जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहे थे, जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहे थे, ठीक है, तो हमने क्या किया था, सोल्ड को क्या कर दिया था इग्नोर, अनसोल्ड में इस 2 के प्रॉफिट को पकड़ा था और इसको क्या कहा था, भाईजान जिसने कमाया है उसकी किताबों में इसको रिवर्स करो। तो कमाया किसने है, एस ने, तो हमने इसकी एंट्री की थी SRE डेबिट, स्टॉक या इन्वेंट्री क्रेडिट, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट की बारी आई तो वही 3 चीज़ें हम, ये एक ही वर्किंग, अगर दोनों इकट्ठे कर रहे होंगे तो ये एक ही वर्किंग होगी, दोनों जगह यूज़ होगी ना, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट। तरतीब क्या है वो तो आज सिखाऊंगा ना कैसे सवाल करना है, ठीक है। तो सोल्ड, अनसोल्ड और अनसोल्ड का प्रॉफिट, ठीक है जी। सोल्ड 12, अनसोल्ड 12 और अनसोल्ड का प्रॉफिट 2। अब इनकम स्टेटमेंट का सवाल कर रहे हैं कंसोलिडेशन का, तो क्या बताया आपको, इस 12 से भी हमें तकलीफ़ है, क्योंकि ये 12 की एक ने सेल रिकॉर्ड की है, दूसरे ने परचेज़ रिकॉर्ड की हुई है, तो फेस के ऊपर ये चीज़ें अगर आ गई तो ये तो गलत है। फिर खाम में सेल, देखो ना असल कहानी क्या है, अगर इसकी बात करें तो हमने कहा था सब्सिडरी ने 10 रुपये की चीज़ खरीदी थी बाहर से, 12 रुपये की पेरेंट को बेची थी, पेरेंट ने भी बाहर बेच दी कितने की, 15 की। जब एज अ ग्रुप बात करते हैं तो देख लो 10 की परचेज और 15 की सेल ही बनती है, 10 की परचेज और 15 की सेल ही बनती है, तो ये हमने सही कर लिया। अगर हम बात देखें, अगर उस तरह से लिख देते तो वो तो गलत हो जाता। असल कहानी थी ही क्या, असल कहानी तो यही थी कि बाहर से 10 की परचेज़ है, तो ग्रुप के लिए तो बाहर 10 की परचेज़ है और ग्रुप की सेल तो 15 की है। ये बीच वाली ट्रांजैक्शन को हमने क्या कर दिया, एडजस्ट। इनकम स्टेट बैलेंस शीट के सवाल के अंदर क्यों नहीं इसको छेड़ा था सेल वाली फिगर को, क्योंकि देखो नेट में कोई असर नहीं आ रहा था, मैंने आपको बताया अभी। एक ने सेल रिकॉर्ड की हुई है इनकम, तो दूसरे ने एक्सपेंस भी तो किया हुआ है, तो वो आपस में नेट हो जाते थे। तो बैलेंस शीट के सवाल के अंदर सेल की फिगर को नहीं छेड़ते थे, ठीक है। जो अनसोल्ड होता था उसमें अनरियलाइज प्रॉफिट पड़ा होता था, तो उससे हमें तकलीफ होती थी, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे ही है। इस सोल्ड की फिगर के साथ क्या सलूक, क्या घशर करना है आपने, डिडक्ट 12 फ्रॉम सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसको छोड़ें, और इस 2 की एंट्री तो इधर भी पड़ेगी, क्योंकि बैलेंस शीट में तो स्टॉक पड़ा है ना, लेकिन मसला यह ना इस स्टॉक का कि ये स्टॉक तो आपको कॉस्ट ऑफ सेल में भी नज़र आता है, ठीक है ना। तो बेसिकली एंट्री क्या हो रही है आपको, अगर याद हो परपेचुअल सिस्टम, उसमें NRV लॉस की एंट्री किसी को याद हो तो एंट्री क्या होती थी, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। यानी अगर इन्वेंट्री क्रेडिट करेंगे तो उसका असर कॉस्ट ऑफ सेल पे क्या पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो ये एंट्री बेसिकली कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट स्टॉक क्रेडिट इन्वेंट्री क्रेडिट, ये एंट्री होती है। अब मसला ये है, कॉस्ट ऑफ सेल इज़ एन एक्सपेंस ना, जब इनकम स्टेटमेंट नहीं बना रहे थे तो ये एक्सपेंस का इम्पैक्ट किसको दे दिया था हमने, यही एक्सपेंस बढ़ रहा था जिसने रिटेन्ड अर्निंग्स को कम किया था। अगर ये एक्सपेंस बढ़ना P का होता तो वो PRE को डेबिट किया था, और ये S का था तो SRE को डेबिट किया, ठीक है ना। तो यही असल में एंट्री हो रही थी। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, लेकिन अभी फोकस किसके ऊपर होगा हमारा, कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है।
अब ये कॉस्ट ऑफ सेल वाली बात थोड़ी देर में समझ आएगी, फिलहाल तो इतना डिटेल्ड डाटा है कि मैं कॉस्ट ऑफ सेल को डेबिट नहीं करूँगा, बल्कि मैं क्या करूँगा, सिर्फ थोड़ी देर के लिए लिख रहा हूँ इसको। ये क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, डिडक्ट फ्रॉम क्लोजिंग स्टॉक, डिडक्ट टू फ्रॉम, तो वो करते हैं। वो बात आपको मुश्किल वाली पहले समझ आ गई है, अल्लाह माफ़ करे, ठीक है ना, अच्छी बात है। लेकिन पहले ज़रा इस तरह से लिख के फिर मैं वापस आऊँगा, एक एंट्री ओ NRV की एंट्री समझा के दोबारा, फिर इसको कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट लिख दूँगा। फिलहाल मैं क्या कह रहा हूँ, ये यहाँ सेल में से आपने क्या करना है, 12 माइनस कर देना है, ठीक है। परचेज में से क्या करना है, 12 माइनस कर देना है। सेल और कॉस्ट ऑफ सेल में 12 माइनस हो गया ना। अच्छा, अब होगा क्या, यहाँ पे क्या बचेगा, क्योंकि बाहर तो कोई सेल हुई नहीं, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा, 10, और ये 10 पड़ा किस पे है, गलत नहीं होगी बात, 12 पे हो सकता है क्या, इसको किस पे होना चाहिए, 10 पे। तो एक काम और भी करना पड़ेगा, स्टॉक में से ये 2 माइनस, वही मैं डायरेक्ट ज़रा एंट्री बाद में सिखा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो सवालों में माजरत के साथ आपको कंसोलिडेशन में इतना डिटेल्ड डाटा कोई नहीं गिवन होना कि वो ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग बताए, ठीक है। तो आप कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग में से इसको माइनस कर दें, ऐसा नहीं होगा। परचेज में से परचेज को माइनस करें, ऐसा नहीं होगा। आपको गिवन क्या होगी, कॉस्ट ऑफ सेल, तो कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस करोगे परचेज को भी, और कॉस्ट ऑफ सेल में प्लस करोगे 2 को। क्या मतलब, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ती है, कॉस्ट ऑफ सेल, यही एंट्री अभी समझानी है ज़रा 1 मिनट के लिए, ठीक है ना। ओके, अभी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, कोई मसला ही नहीं होगा। फिलहाल तो आपको ये बताया कि डिडक्ट 2 फ्रॉम क्लोजिंग स्टॉक। क्यों क्लोजिंग स्टॉक में से 2 डिडक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये 12 पे पड़ा हुआ है, 12 पे नहीं होना चाहिए, इसको किस पे नजर आना चाहिए, 10 पे। और अब बेशक बना लो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जी क्या आ गया, 0, और क्या है 0, होना भी 0 चाहिए, ठीक है। तो ये पूरी बात है, इसको आसान कर लेते हैं। अभी पर्चे के लिए तो सिर्फ 2 हरफी बात अभी आएगी सामने, फिलहाल सादा बात। अगर आपस की सेल परचेज है, बैलेंस शीट का सवाल करते हुए सोल्ड की फिगर को इग्नोर करना है, सिर्फ अनसोल्ड के ऊपर जो प्रॉफिट है उसे रिवर्स करना है। लेकिन जब इनकम स्टेटमेंट के सवाल में जाएंगे तो आपने सोल्ड की फिगर को भी इग्नोर नहीं करना, बल्कि उस सोल्ड वाली फिगर को सेल और परचेज दोनों में से, सेल या कॉस्ट ऑफ सेल में से डिडक्ट करना है। और अगर कोई अनसोल्ड का प्रॉफिट है तो उसको भी क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस करना है, यानी क्लोजिंग स्टॉक को उससे कम करना है। अब क्लोजिंग स्टॉक के कम होने का असर ये होता है कि कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाती है, तो हम करेंगे क्लोजिंग स्टॉक माइनस नहीं किया करेंगे, किया कॉस्ट ऑफ सेल को ही डेबिट करेंगे। यहाँ पर असर यही होगा क्योंकि इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होगी। ये तो इस सवाल की बरकत थी कि सब कुछ गिवन था, ठीक है। आओ ज़रा एक एग्जांपल और समझो और फिर एंट्री फाइनल करते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी सेल्स हैं 200 रुपये की, कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं जिसमें ओपनिंग स्टॉक आता है 40 का, परचेजेज आ गई आपकी 110 रुपये की, क्लोजिंग स्टॉक आपका आ गया 20 रुपये, कॉस्ट ऑफ सेल बताएंगे 130। जीपी को छोड़ो, फिलहाल मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो देखो। हमारा स्टॉक 20 पे पड़ा है, पता चला कि इसकी तो वैल्यू ही 18 रुपये रह गई है, इसकी वैल्यू 18 रुपये रह गई है, NRV लॉस आ गया है। तो क्या करते होते थे, सिंपली क्लोजिंग स्टॉक को कम कर देते थे। वो 20 से 18 पे लाना है, ठीक है। तो ये हमारा बिफोर NRV लॉस आ गया और ये हमारा आफ्टर NRV लॉस आ गया। बाकी सब सेम। इतना गुस्सा, अच्छा जी। अगर अब हम क्लोजिंग स्टॉक को कम करते हैं तो क्या असर पड़ेगा प्रॉफिट पे,
इतना तो बचपन में याद होगा कि हाँ क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन क्या होता है, डायरेक्ट। अब ये वजह इसकी ये होती थी कि चूँकि क्लोजिंग स्टॉक आपकी कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस होने वाली चीज़ है, ये चीज़ ने कॉस्ट ऑफ सेल यानी एक्सपेंस पे असर डालना होता है। ये अमाउंट अगर बढ़ा दोगे कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी, कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और अगर इसको कम कर दोगे कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगी और प्रॉफिट कम हो जाएगा कॉस्ट एक्सपेंस के बढ़ने से। अब हमने कहा कि आपकी इन्वेंट्री जो है वो 22 से कम होकर 18 हो गई। अब ये आपने क्या किया, क्लोजिंग स्टॉक कम किया, बिल्कुल जैसे मैंने यहाँ पे कम किया, ठीक है। लेकिन इसका असर कॉस्ट ऑफ सेल पे क्या पड़ेगा, 132 से कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाए, 2 रुपये से बढ़ जाएगी। यानी जितनी अमाउंट से आपने क्लोजिंग स्टॉक को कम किया उतनी अमाउंट से कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गई, क्योंकि इनका इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। अब अगर आपके पास इतना एम्पल डाटा अवेलेबल है तो फिर आप एडजस्टमेंट कैसे करोगे, क्लोजिंग स्टॉक में से -2 करके, जो कि आपके पास अवेलेबल नहीं हुआ करेगा। अगर ये अवेलेबल नहीं होगा, ये सब कुछ अवेलेबल अगर नहीं होगा तो अवेलेबल सिर्फ क्या होगा, कॉस्ट ऑफ सेल। जब सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल अवेलेबल होगी तो फिर आपने डायरेक्ट हिट जब लगानी होगी कॉस्ट ऑफ सेल को, तो क्लोजिंग स्टॉक को क्या करना है, 2 रुपये से कम, क्लोजिंग स्टॉक को 2 से कम करना है, तो कॉस्ट ऑफ सेल पे उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, वो प्लस हो जाएगी। असल ये बात है। तो सिखाते हुए मैंने कहा क्लोजिंग स्टॉक में से 2 माइनस करो, लेकिन अभी एंट्री करूंगा कॉस्ट ऑफ सेल प्लस मतलब डेबिट करो, तो फिर आप परेशान होगे। परेशान नहीं होना, ये वही बात है, क्लोजिंग स्टॉक के कम करने से कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गई है, ठीक है ना। तो अगर सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल गिवन होगी तो कॉस्ट ऑफ सेल में इसको, इस स्टॉक की रिवर्सल को प्लस करना है, यानी क्लोजिंग स्टॉक को जब हमने कम करना है तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगी। तो ये प्रॉफिट का रिवर्सल है, लेकिन चूंकि कॉस्ट को हिट कर रहे हैं, प्रॉफिट को हिट नहीं कर रहे। दुनिया के अंदर जीपी के नाम का लेजर कोई नहीं होता, दुनिया के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल के नाम का लेजर होता है। तो अकाउंटेंट्स इसको कॉस्ट ऑफ सेल में हिट करते हैं, ठीक है। तो अगर कॉस्ट ऑफ सेल गिवन है तो प्रॉफिट का रिवर्सल है प्रॉफिट की कमी। इसने प्रॉफिट की कमी को, जो क्लोजिंग स्टॉक की कमी है, इसने प्रॉफिट को कम करना है ना। ये क्लोजिंग स्टॉक की कमी को अगर हमने कॉस्ट ऑफ सेल पे इम्पैक्ट लेना है, जीपी पे नहीं लेते होते, तो वो कैसे लेंगे, कॉस्ट को बढ़ा देंगे सिंपली, ठीक है। तो ये सारी बातों की एक बात कि ये डिडक्ट 2 फ्रॉम कॉस्ट ऑफ सेल नहीं हो सका करेगा प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपके सवालों में, क्योंकि इतना डिटेल्ड डाटा आपको गिवन नहीं होगा। तो इसका मतलब आपको ये एंट्री यूँ करनी पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट स्टॉक करें, ठीक है। हाँ, वही कॉस्ट ऑफ सेल है। जब बैलेंस शीट के अंदर हम सवाल कर रहे थे तो यही एक्सपेंस को हमने डेबिट करने के लिए उधर एसआरई में फेंका था। एक्सपेंस बड़ा है तो मतलब रिटेन्ड अर्निंग्स, प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, ठीक है। जी स्टूडेंट, ठीक है। चलो अब आ जाओ जहाँ पे थे वहाँ पे। पिक्चर तो नहीं लेना इसकी, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये क्या है, क्लोजिंग स्टॉक की कमी मतलब प्रॉफिट का कम होना, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल पे इसका असर क्या है, बढ़ रही है। तो आप जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट पड़ा है स्टॉक में, मतलब जिससे स्टॉक ओवर स्टेटेड है समझ लो, ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से वो 2 रुपये की फिगर अगर आपने स्टॉक से कम करनी है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, तो प्रॉफिट एंड लॉस में चूंकि क्लोजिंग स्टॉक आपके सामने नॉर्मली होगा नहीं, पड़ी क्या चीज़ होगी, कॉस्ट ऑफ सेल। तो उस रिवर्सल ऑफ प्रॉफिट को आप कॉस्ट ऑफ सेल में डेबिट कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो प्रॉफिट खुद ब खुद कम हो जाएगा कॉस्ट के बढ़ने से। क्लियर। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी सेल, आपस की सेल परचेज की एडजस्टमेंट आएगी तो मैक्सिमम ये 3 चीज़ें हुआ करेंगी। एक, सेल में से -12, कॉस्ट ऑफ सेल में से -12 और कॉस्ट ऑफ सेल में +2। ये भी करके देखते हैं सवाल में, एडजस्टमेंट सवाल करते हैं, ठीक है। आ जाए सवालों पे। पेज नंबर 66 पे थे गालिबन हम, 65 66 यहीं कहीं चल रहे थे। जी, क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। निक्का सारा क्वेश्चन है, निक्का सारा। उसके बाद फिर हम अपना
मेन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, वो है क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, इसके अंदर फिर मजीद एडजस्टमेंट्स भी हैं, इसमें दोनों काम करने हैं, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट दोनों बनानी है। ठीक है ना, फिलहाल सिर्फ इनकम स्टेटमेंट को जल्दी से बना लेते हैं। ये जो काम अभी अभी किया है इसको ज़रा क्वैकली रिवाइज करते हैं, मिटाना मत कभी बोर्ड। यार 2 डस्टर रख लो यार, 2 बंदे मिल के मिटा लिया, इतनी देर में अब मिट भी गया होता, उधर से भी लगा होता। नहीं है 2। अच्छा जी बच्चों, नहीं यार है ऐसे तरह करके मिटाओ, सही नहीं मिट रहा। अच्छा जी, क्वेश्चन जरा पढ़ें, क्वेश्चन जरा पढ़ें। पेज नंबर, जज़ाकल्लाह, पेज नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 25 66 पेज पे है, सॉरी। ठीक है, NDP bought 70% of S several years ago. During the year, S sold goods for 60 rupees to P at a markup of 25%. At the year end, 1/4 is still unsold. Adjustment आ गई। आगे सवाल वही है। The income statement for the year 10 are as follow. P और S 1 2 3 4 5 6, ये 6 फिगर्स आएंगी। Prepare consolidated income statement. पूरे सवाल में इस एडजस्टमेंट को लेके जाने से पहले हम इस छोटे सवाल के अंदर 5 मिनट नहीं लगने, इसको करके देख लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या बनाने लगे? सेल्स। बताइए, ये बस टोटल करना है आपने। सेल्स 800 जमा 450, कॉस्ट ऑफ सेल 350 जमा 150, करो शाबाश जी। सेल्स 800 जमा 450, कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस कॉस्ट ऑफ सेल, परचेज पूरा लिख लेना। ठीक है ना। अच्छा, जीपी को कभी भी आपने टोटल नहीं करना। उसके बाद क्या है? एडमिन एक्सपेंसेस हैं और प्रॉफिट है। चलो जी, एडमिन एक्सपेंसेस पूरा लिखना, ए लिखा हो तो क्या पता नहीं AI लिखा है इन्होंने जी। 80 ओके। सवाल की जो मुफ्त के नंबर थे वो ले लिए हमने, ऊपर वाले भी मुफ्त के ही हैं। हाँ जी, वर्किंग नंबर 8, यू नो वर्किंग 8 क्यों? क्योंकि बाकी तो सारी बुकड है जी। एस सोल्ड गुड्स, एस टू पी, सोल्ड 60, अनसोल्ड 1/4, 60 इंटू 1/4 जी, कितना? 15। अनसोल्ड का प्रॉफिट, अब वो कहता है जी मार्कअप ऑफ, ऐसे ये काम तो अब क्विकली होने लगा। एडजस्टमेंट सेम है, मजे की बात ये है, कोई नई एडजस्टमेंट अब कोई नहीं आनी। एडजस्टमेंट्स वही थी जो हमने कंसोलिडेशन में कर ली हैं बस, और क्या। कोई इक्का दुक्का कोई छोटी मोटी चीज़ रही हुई, जैसे वो परचेज कंसिडरेशन में शेयर्स इशू करने का वादा, वो भी हमने सवाल नहीं किया। ऐसी कुछ छोटी मोटी चीज़ें हों तो हों, बाकी एडजस्टमेंट्स ही बदलेंगी। जैसे अंग्रेज़ी के गोल्डन लिमिटेड में एडजस्टमेंट आ गई, बात नहीं है लेकिन बात मुश्किल हो गई। ऐसे कुछ हो जाए तो हो जाए। यही एडजस्टमेंट जो हम कितने दिनों से पढ़ रहे थे कंसोलिडेशन में, अब इनकम स्टेटमेंट इनका ट्रीटमेंट देखना है बस, कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसलिए मेरा दिल था कि जाते जाते ये ज़रूर करवा दूँ। एक सवाल और भी, इसीलिए तो शाम को क्लास रख ली, पता नहीं घर जाके पढ़ो ना पढ़ो। सरप्राइज़ मुझे भी मिला है, मेरे जहन में तो नहीं था ना। अच्छा, अब 15 चाय पिला दूंगा तुम्हें क्लास अगली में, ठीक है? ओ हाँ, अगली क्लास में क्या खाएं पिए बताओ? समोसे भी हो जाए? हाँ ठीक है, बेहतरीन, समोसे भी हो जाएंगे। और जी और ना, अच्छा नाइंसाफ़ी वाले ही बैठे हैं। और बताएं जी, और क्या हो जाए जी? चाय के साथ समोसे हो गए, और भी बताएं आज, बताएं और बताएं। अब भी नहीं, चुप। मार्कअप ऑफ 25%, ठीक है। अच्छा आओगे तो शुरू में चाय तो मंगवा दूंगा। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। 100 कॉस्ट है, 25 इज इक्वल टू 125। तो हमेशा ये 15 किस पे हुआ करेगा, याद है आपको? सेल प्राइस पे, क्योंकि सोल्ड वाली फिगर है ना। एक ने जो बेचा है, जिसने बेचा है उसने ये प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस बनाई थी, ठीक है। डिवाइड बाय 125 मल्टीप्लाइड बाय 25,
3। अब क्या ट्रीटमेंट सीखा आज? 60 को सेल से डिडक्ट फ्रॉम सेल ऑफ एस एंड, अब देखो आज कॉस्ट ऑफ सेल है, परचेज में से माइनस नहीं कर सकते तो कॉस्ट ऑफ सेल में से डिडक्ट करेंगे, इसलिए रूल पहले ये लिखवा दिया। और इस 3 का कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड कर देंगे, से बेहतर है एंट्री ना लिख लें। एंट्री क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री या स्टॉक क्रेडिट। ठीक है जी। अब वो अलग बात है कि इन्वेंट्री बैलेंस शीट आइटम है, वो वहाँ पड़ा होता है। जब सवाल इकट्ठे देखेंगे तो फिर यही देखेंगे कि करना हमने सिर्फ इनकम स्टेटमेंट के सवाल में इसी को 3 को ऐड ही करना होता है। इन्वेंट्री वाला क्रेडिट तो बैलेंस शीट में हुआ पड़ा होता है, इनकम स्टेटमेंट में तो नहीं ना होता। ठीक है, अच्छा चलो जी। तो स्टेप 1 एडजस्टमेंट के लिए हमारा ब्लू मार्कर होता है ना। सेल में से कितने निकाल दें जी? 15। 60 में अनसोल्ड है सेल्स, हाँ सॉरी 60, क्यों 15 क्यों लिखवा दिया? सेल की फिगर 60, कॉस्ट ऑफ सेल की भी 60, ये फेस सही हो गया। उसके बाद जो 15 रुपये हैं उसमें जो अनसोल्ड पड़े हैं उसमें 3 का प्रॉफिट अनरियलाइज्ड, जैसे रिवर्स करना है। अब ये प्रॉफिट रिवर्स करना है मतलब स्टॉक को कम करना है, स्टॉक को कम करना है या प्रॉफिट को रिवर्स करना है, तो क्या हल है हमारे पास? ये कोई अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता कि मैं कहूँ जी जीपी को माइनस कर लें, जीपी नहीं होता, कॉस्ट ऑफ सेल का अकाउंट होता है, उसके अंदर प्लस करेंगे 2, कॉस्ट बढ़ेगी, प्रॉफिट खुद ब खुद कम हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरी चीज +3, ये मैं कह रहा था पक्का याद रख लो। आपस की सेल परचेज होगी, इनकम स्टेटमेंट के सवालों के अंदर ये 3 चीजें लाजमी, आपस की सेल परचेज रिवर्स होगी और जो प्रॉफिट था अनरियलाइज अनसोल्ड के ऊपर जो प्रॉफिट पड़ा है उसको कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड, तो माइनस माइनस सोल्ड हुआ करेगा और अनसोल्ड का प्रॉफिट प्लस कर दिया करेंगे। इससे हटके कोई नहीं होनी एडजस्टमेंट। ठीक है जी, चलें जी बोलें। 1190 443 747 200 और 547, ये क्या आ गया जी? प्रॉफिट। अगला काम क्या करना है? इसकी एट्रीब्यूशन दिखानी है। एट्रीब्यूटेबल टू कितना, एनसीआई कितना याद है? हाँ जी, वर्किंग 5 आई थी, 6 नहीं। एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट ओनर्स और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ये मिलता है हमें वर्किंग 5 से और ये निकलता है बैलेंसिंग, लेकिन उससे पहले ये लिखेंगे तभी मिलेगा, यानी इसी को बांटना है ना। ठीक है, अब एक चीज़ जिसकी आदत स्टार्ट से ही डलनी चाहिए वो ये है कि जब भी आप इनकम स्टेटमेंट ऐड कर रहे हो दोनों की, तो सेल प्लस सेल, कॉस्ट ऑफ सेल प्लस कॉस्ट ऑफ सेल, एडमिन एक्सपेंस प्लस एडमिन एक्सपेंस, इसको दफ़ा करो। 220 को इसी वक्त उठा के ले जाया करो वर्किंग नंबर 5, ये आदत बना लेंगे, क्योंकि इसी को ही हमने लेकर कल देखा था ना एट्रीब्यूट करना। ठीक है, तो वर्किंग 5 एस प्रॉफिट्स फॉर द ईयर होते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स एज ऑन होती थी ना, प्रॉफिट्स तो फॉर द ईयर। ठहर जाना, यही करने लगा। एस प्रॉफिट्स में आएंगे एस प्रॉफिट्स, ये फॉर द ईयर होते हैं। कितने? 200। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि चलो माना प्रॉफिट्स को इस 60 ने तो हिट नहीं किया, क्यों? देखा था हमने थोड़ी देर पहले, देखा नहीं था उस एग्जाम्पल में, इलस्ट्रेशन 1 में, कि आपकी सेल परचेज दोनों तरफ रिकॉर्डेड भी थी, तो प्रॉफिट तो सेम था ना, क्योंकि एक ने सेल रिकॉर्ड की थी, दूसरे ने परचेज रिकॉर्ड की हुई थी। तो इस 60 ने तो प्रॉफिट पे असर नहीं डाला, क्या ये 3 प्रॉफिट पे असर डाल रहे हैं? अब ये जो प्रॉफिट पे असर है, ये असर हमने यहाँ पर डाल दिया, तो फिर यहाँ पर डालने की तो कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये इसमें तो ग्रॉस है। क्यों आना चाहिए? क्यों 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 क्यों? क्या प्रॉफिट कहाँ से उठा रहे हैं? प्रॉफिट उठाया है यहाँ से,
जो आपने 2 रुपए की एडजस्टमेंट डाली, 3 रुपए की एडजस्टमेंट डाली है इधर, ये यहां पर तो प्रॉफिट्स को सही कर गई है, लेकिन आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या यहां वाले प्रॉफिट है। इसका मतलब जो एडजस्टमेंट एस के प्रॉफिट्स को हिट करती होगी, पी वाले प्रॉफिट्स वाली नहीं, एस के प्रॉफिट, अभी करते हैं इंशाल्लाह इसकी डिस्कशन, अब अगले सवाल में है ये, ठीक है ना। जो चीज एस के प्रॉफिट्स को हिट करती होगी उसकी एडजस्टमेंट कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाते हुए तो करनी ही करनी है, लेकिन वर्किंग 5 में भी उसको लेकर आना पड़ता है, क्योंकि वर्किंग 5 का स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्रॉफिट्स, ठीक है। यहां वाला तो प्रॉफिट नहीं उठाया आपने, कोई यहां से प्रॉफिट निकाला है 450 माइनस 150 प्लस करके 450 माइनस 153 माइनस 80, कोई ऐसे करके निकाला है? नहीं ना निकाला आपने, तो वो प्रॉफिट तो नहीं है। इसलिए आपको 2 काम करने पड़ा करेंगे। पहली चीज़ आप जब भी इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, नहीं समझ आई ये बात, इनकम स्टेटमेंट जब भी बना रहे हैं ना जी, तो सबसे पहला काम क्या करना है, कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए सोल्ड की फिगर को डिडक्ट करना है सेल और कॉस्ट ऑफ सेल से, और उसके बाद अनसोल्ड के प्रॉफिट को कॉस्ट ऑफ सेल में प्लस करना है, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट भी नहीं कर रहा, ये हमारी इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड बात हो रही है ना इस वक्त, ठीक है। ये इनकम स्टेटमेंट का सवाल करते हुए सोल्ड की फिगर को कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाते हुए, कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए इस 60 को सेल और कॉस्ट ऑफ सेल में से डिडक्ट करना है, और इस 3 को कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड करना है। ये करने के बाद इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाती है। एंड पे एट्रीब्यूशन की जरूरत पड़ती है, तो एट्रीब्यूशन के अंदर हमें जरूरत होती है किसकी, वर्किंग 5 की। अब वर्किंग 5 के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको दोबारा देखना है एडजस्टमेंट। अगर ये एडजस्टमेंट ऐसी है जो एस के प्रॉफिट्स को, बहुत सारी वर्किंग होंगी, कैसे, गुडविल आई, इंपेयर हो गई, अगर एनसीआई प्रोपोर्शनेट पे है तो ये गुडविल की इंपेयरमेंट सिर्फ किसकी, पेरेंट की, तो ये एस को हिट नहीं करेगी। और अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे है और गुडविल फुल है तो फिर, अच्छा ये तो एस टू पी था, अगर पी टू एस गुड्स सेल हुई होती तो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाते हुए तो ये ट्रीटमेंट सारा होना था, सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल प्रॉफिट सब कुछ। लेकिन वर्किंग 5 की जब बारी आनी थी तो ये प्रॉफिट किसका है, पी का, तो इसने तो एस के प्रॉफिट्स को हिट नहीं करना। तो इस तरह से हमें हर एडजस्टमेंट को देखना पड़ेगा फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वर्किंग 5। और आपस की बात बताऊं, किसी को बताना नहीं है, ठीक है, ध्यान से सुनना। तकरीबन तकरीबन एसआरई ही है ये। अब तकरीबन क्यों कह रहा हूँ, ये इंशाल्लाह आज नहीं तो कल पता लग जाएगा। क्या मतलब, जो चीज़ें एसआरई को हिट करती हैं ना, वही चीज़ें एस प्रॉफिट को भी हिट करेंगी वर्किंग 5 को, जो वर्किंग 2 को हिट करती हैं। पर फ़र्क सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग्स का ही है, मैं यूँ बता ही देता हूँ। रिटेन्ड अर्निंग्स और प्रॉफिट में फ़र्क क्या है, उधर डिविडेंड माइनस होता है, इधर नहीं होता। खैर छोड़ें, ये फ़र्क बाद में आएगा। सादा बात, फिलहाल सादा बात, जो एसआरई को हिट करती थी ना एडजस्टमेंट्स, वो यहाँ भी करेंगे, लेकिन हम ऐसे नहीं, हम हर एक को सोच लेंगे, ठीक है। तो भाई ये काम हमने कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाते हुए कर लिया, 60 माइनस किया 2 जगह से और प्लस 3 कर लिया। अब सारा प्रॉफिट वगैरह निकल आया। अब एट्रीब्यूशन की ज़रूरत पड़ी, तो उस वक्त हमें ज़रूरत पड़ी वर्किंग 5 की। तो अब हमने हर एडजस्टमेंट को देखना है वर्किंग 5 के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर वो एडजस्टमेंट एस के प्रॉफिट्स को इम्पैक्ट देने वाली एडजस्टमेंट है, तो चूंकि हमने एस का प्रॉफिट एडजस्टेड नहीं उठाया बल्कि ये सवाल से अनएडजस्टेड वाला ही उठाया है, तो फिर वो एडजस्टमेंट हमें दोबारा वर्किंग 5 में हिट करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो भाई इसका फिर दूसरा काम, पहला काम ये हुआ करेगा, इनकम स्टेटमेंट के सवालों में हमेशा पहला काम ये हुआ करेगा, और दूसरा काम ये हुआ करेगा कि आपने बताना है इसको हिट वर्किंग 5। हिट क्या करें, इसको प्रॉफिट को रिड्यूस करें, डेबिट करें, एस प्रॉफिट्स को डेबिट करें, रिड्यूस करें प्रॉफिट, ठीक है ना, क्योंकि एक्सपेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट तो प्रॉफिट, ठीक है जी, प्रॉफिट कम हो गया, हाँ वो हुआ पड़ा है क्रेडिट, बेटा अभी बताता हूँ। असल में तरतीब ये होगी, हम बैलेंस शीट का सवाल ना सारा बिल्कुल वैसे ही कर लिया करेंगे, है तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन ना,
बैलेंस शीट का सवाल पुरानी अप्रोच के हिसाब से करके बैलेंस शीट टैली कर लेंगे सुकून से, फिर इनकम स्टेटमेंट पे आएंगे। अब सारी बैलेंस शीट में हम डबल एंट्री से चलेंगे जैसे चले थे, इनकम स्टेटमेंट में आते हुए सिर्फ सिंगल एंट्री करेंगे क्योंकि उसका दूसरा इम्पैक्ट पहले से हमने डाला हुआ है। ये अप्रोच देख लेते हैं थोड़ी देर में, ठीक है ना। फिलहाल तेल देखो और तेल की धार देखो, ठीक है। फुफू, तो इसमें हमने क्या करना है, S2P कितने जी, 3 रुपये से प्रॉफिट कम करना है, ठीक है। ये 3 रुपये क्या है जी, स्टॉक लिख दो, जो मर्जी लिख दो, S2P लिख दो, सेल ऑफ गुड्स S2P वाली, ठीक है। इन्वेंट्री लिखना है, इन्वेंट्री लिख दो बस, ठीक है। अब एडजस्ट हो गया प्रॉफिट। अब बताओ जी CRE का क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसको हम कहते थे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, NCI 220 में से 3 माइनस हुआ तो 200 इंटू कितने परसेंट है, हमने कितना परसेंट खरीदा हुआ, 60 नहीं था, 60 70 है, ओके। तो इंटू 30% कितना, 65.1, ये 65.1 NCI का, हाँ बताओ हमारा 481 पॉइंट, हमारा कितना है वो बताओ, ठीक है। पिक्टूरे लें और असल सवाल पे आए। पेज 68 क्वेश्चन 28। लो जी आज ट्रायल आ गया, मिटा दो भाई, सो क्या करना, तुम ना कभी उठ के मिटाना। बेचारा बड़ा अफसोस हुआ सुन के, इतना भी नहीं हुआ, जाकल्ला यार जिंदा रहे। अच्छा जी, पार्ट 2 अभी नहीं शुरू करना, ऐसे लेंथी भी हो सकता है ना अगला पार्ट, कम से कम 15-20 मिनट और चलने दें। अच्छा जी, अब प्रिपेयर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस और कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बच्चों हमारे ना इकट्ठे सवालों को करने की एक अप्रोच होगी, वो अप्रोच ये होगी कि अगर रिक्वायर्ड हो, बल्कि यूँ समझ लें फ़िलहाल तो रिक्वायर्ड ही चलेगा 1-2 दिन, तो हम वर्किंग 6 सबसे पहले बने, वर्किंग 6 जिसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉलम था, लेकिन आज से ऑनवर्ड्स P और S दोनों के लिए बनाएंगे और अकाउंटेंट वाला बनाएंगे, ये भी बता देता हूँ, ठीक है। स्टेप 2 में हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे, पूरी अपनी डबल एंट्रीज करके जैसे सीखा हुआ है, और बैलेंस शीट टैली हो जाएगी जब, तो फिर स्टेप 3 में जाएंगे और उसमें जाकर सिंगल एंट्री अप्रोच रखेंगे। बस ये छोड़ें क्या लिखें, ठीक है ना। मतलब कि आप डबल एंट्री करना भी चाहेंगे तो जो डेबिट करके जब क्रेडिट की तरफ जाएंगे वो तो पहले से हुआ पड़ा है, तो इसलिए सिंगल एंट्री को हमने अकाउंटिंग सिंगल एंट्री वाली शुरू नहीं कर दी। वैसे ये कह रहा हूँ कि जब बैलेंस शीट पूरी बना के हम जाएँ, इकट्ठा चलाना मुश्किल है बेटा, इकट्ठा काबू करना मुश्किल है। मैं तो शायद काबू कर लूँ, इतने साल से आपको जो सवाल करवाते मुझसे तो शायद काबू हो जाए, आपसे होना मुश्किल है। इसलिए जैसे सिखाया जा रहा है वैसे ही करना है, ठीक है। पहले आपने बैलेंस शीट का सवाल देखो ना, बैलेंस शीट के सवाल पे हमारी ग्रिप है, मैक्सिमम मार्क्स वैसे भी मिल जाते हैं उससे, तो ग्रिप हमारी उसके ऊपर है, ग्रिप हो सर्विस जैसी, उसके ऊपर हमारी सर्विस जैसी ग्रिप है, तो पहले वो कर लेंगे, उसके बाद इनकम स्टेटमेंट की तरफ आएंगे और सिर्फ एक एक इम्पैक्ट सोचते जाएंगे। यही देखना है, यही सीखना है आज हमने, ठीक है। सवाल पढ़ते हैं जी। ओ माशाल्लाह, फॉलोइंग आर समराइज द ट्रायल बैलेंसेज ऑफ कमान लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी तीर लिमिटेड। ओके, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अदर इनकम, टैक्स एक्सपेंस, फिर बैलेंस शीट आइटम यहाँ से शुरू हो रहे हैं आज। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स। अब मसला ये है कि रिटेन्ड अर्निंग्स कौन सी पड़ी हैं आज, ओपनिंग, पता नहीं एक्वायर किस दिन किया है, चलो ठीक है शायद इसी दिन भी किया है, लेकिन मसला ये है कि हमें इसकी आदत नहीं है।
हम कितने दिन हो गए हमें कंसोलिडेशन करते हुए? 10 को दिन तो हो ही गए होने हैं। 10 दिन में हमने हमेशा क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स बैलेंस शीट से उठाई हैं, पेरेंट हो चाहे सब्सिडरी हो, पीआरई एसआरई लेकर जाते हैं वर्किंग 2 और 3 में। हमारे सारे सवाल तो वैसे ही होते हैं, हमें तो इसकी आदत ही नहीं है। आज इन्होंने ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग दे दी और ट्रायल दे दिया तो निकाल लेंगे। इसीलिए कहा पहली वर्किंग सबसे पहली क्या बना करेगी? वर्किंग 6। और मैं आपको एक बात बता दूं, वर्किंग 6 कोई वर्किंग नहीं है, ये यूँ समझ लो कि ये सवाल का पार्ट है, इट्स पार्ट ऑफ क्वेश्चन। जो अकाउंटेंट को बना के देनी चाहिए थी सामने, उसने नहीं बनाई हुई, किया उसने यही सारा कुछ होता है, हम वो दोबारा करके प्रेजेंट कर लेते हैं, अपने मतलब की चीज़ें निकाल लेते हैं। ठीक है ना? ओके, तो शुरू करते हैं जी काम। बहुत आसान काम है। इसका नाम लिख लेते हैं जी आज। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी लेकिन रिटेन्ड अर्निंग कॉलम। ठीक है जी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि क्वेश्चन का पार्ट है, यानी ये अकाउंटेंट वाला है। ये कॉलम कौन सा होगा? यानी जो अकाउंटेंट ने किया है, गलत किया या सही किया है, हमने उसको रीडू करना है। हमारा सवाल अपना मौजूद होगा ना, जवाब हम खुद, हाँ अपनी अकाउंटिंग खुद बाद में कर लेंगे। ठीक है ना? फ़िलहाल तो ये अकाउंटेंट ने जो किया होता है वो गलत हो या सही हो, उसी को रीडू करना है। ये मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ये है पार्ट ऑफ क्वेश्चन, ये आंसर थोड़ा ही है, ये तो यूँ समझ लें पार्ट ऑफ क्वेश्चन है। ये बस हम ज़रा अपने लिए सहूलत बना लेंगे डाटा इस तरह का। ठीक है? और सही है। किसके लिए? फेस के लिए आप 2 सफ़े छोड़ें, तीसरे सफ़े से वर्किंग 6 बनाना शुरू कर दें, या तीसरे सफ़े पे अपनी 4 वर्किंग्स रख लें और चौथे पे वर्किंग 6 रख लें। वैसे 5 भी आज आ गई भैया, पता है आपको प्रॉफिट लॉस, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है? अच्छा जी, अब आज जो है हमने खैर से पेरेंट और सब्सिडरी दोनों के लिए ये काम करना। ठीक है? ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं, आपको पता है। ठीक है? उसके बाद प्रॉफिट्स आएंगे, आज हमने निकालने हैं पेरेंट का और सब्सिडरी का। उसके बाद क्लोजिंग आ जाएगा। थोड़ी देर समझो, आपने वो पढ़ा ही नहीं, पढ़ लिया नीचे से जाके, थोड़ी समझो पढ़ा ही नहीं। असल में चलो अगर पढ़ ही लिया किसी ने तो मसला एक सवाल में डिविडेंड आ रहा है, भाईजान छेड़ दिया आपने वैसे ही खाम का। इट हैज़ नॉट बीन अकाउंटेड फॉर, सुनो, इट हैज़, हमारे पास तो बुक ही नहीं है। इट हैज़ नॉट बीन अकाउंटेड, अच्छा है पहले ही पता लग गया। इट हैज़ नॉट बीन अकाउंटेड फॉर बाय बोथ, क्या? डिविडेंड। अब मैंने अभी क्या बताया है? अकाउंटेंट ने जो रिटेन्ड अर्निंग्स बनाई होनी थी वही वाली, क्वेश्चन का पार्ट है। उसने रिकॉर्ड नहीं किया तो हम रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन वो बात की बात है, क्वेश्चन तो पूरा करें। इसलिए डिविडेंड इस वर्किंग में सिर्फ तब आया करेगा अगर अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड किया होगा। अकाउंटेंट रिकॉर्ड नहीं किया हुआ तो हम भी इसमें नहीं ला रहे। ठीक है? अच्छा हो गया ना आपने पूछ लिया, काट दो, नो इशू। मैं अभी चाह रहा था कि ये सामने ही ना आता, अब आ गया तो ठीक है। डिविडेंड भी आता है, ठीक है जी। डिविडेंड इफ पेड बाय अकाउंटेंट, रिकॉर्डेड ही होना चाहिए था, पेड थोड़ी करता है अकाउंटेंट। इफ रिकॉर्डेड, पेड तो रिकॉर्डेड होता है। इफ रिकॉर्डेड बाय, ये रिसीव्ड ना समझ लेना, इफ रिकॉर्डेड बाय अकाउंटेंट। ठीक है? ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इस चूँकि अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था, चुनांचे हमने भी इसको इग्नोर करना है। ठीक है बच्चों? ओके, चलें जी शुरू करें काम को। काम शुरू करें काम। ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग सवाल के अंदर गिवन है। ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी है जी? 4586। इसको डेथ पड़ी हुई है, ठहर जी। चलो काम चलाते रहें जब तक चलता है। आप तो, आपका तो है ना किताब जी। यकम रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, यकम
जनवरी पॉज करें यार, ये चल जी। तो रिटेन्ड अर्निंग्स ये गिवन है जी, पेरेंट की भी और सब्सिडरी की भी, लेकिन किस डेट की हैं? यकम जनवरी 17 की। तो 4586 और सब्सिडरी की 1032। प्रॉफिट्स की बारी आई तो प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। पेरेंट है ये सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल लेस एक्सपेंस प्लस इनकम लेस एक्सपेंस, एक्सपेंस ही है ना टैक्स एक्सपेंस, तो ये क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। तो ये ब्रैकेट में ही करना है जी, बताओ 10354 अगर निकाल लेते हैं यार तुम निकाल लेना, -6510 -1426 +700 जी क्यों, खर्चा नहीं है टैक्स। रिटेन्ड अर्निंग में तो पैट ही आता है ना जी। इनको ज़रा उधर लेके जाने दें, वो देखो इनके सार उड़ गए। जी 2312 और सब्सिडरी के लिए 7992 सेल्स लेस 4896 कॉस्ट ऑफ सेल लेस 1272 ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस 36 अदर इनकम लेस 576 टैक्स एक्सपेंस। बोलें जी 1284। ठीक है जी। अच्छा, अब दोबारा वही वाली बात कि डिविडेंड हम क्यों नहीं लिख रहे? डिविडेंड हम क्यों नहीं लिख रहे बोलो? क्योंकि अकाउंटेंट ने, उन्होंने कहा जी अकाउंट फॉर ही नहीं किया, अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो हम तो ये सवाल पूरा कर रहे हैं, जवाब तो भी हमने बनाया नहीं। हम इंशाल्लाह जब कंसोलिडेशन करेंगे तो हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो क्योंकि नॉट रिकॉर्डेड, चलें जी क्लोजिंग आ गया जी हमारे पास। हम अपने नॉर्मल सवाल की तरफ लौट आए हैं। क्लोजिंग बैलेंस, मुझे ओपनिंग किस दिन की गिवन है रिटेन्ड अर्निंग्स? यकम जनवरी 2017 की। मुझे क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स मिल गई हैं अब 31 दिसंबर 17 की। कितनी जी? 6898 और 2316। अब मेरे बच्चों ये पर्चे में तो ऐसे नहीं करना, लेकिन मैं आपके लिए सवाल अब नॉर्मल दोबारा क्या करूँगा, मैं वो ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स को सवाल से मिटाने लगा और उसकी जगह ये क्लोजिंग लिख दूंगा, डेट बदल दूंगा और ये सवाल सिर्फ ट्रायल बस रह गया है। जैसे बैलेंस शीट्स गिवन होती थी वैसे ही ट्रायल गिवन है, आपने एज इट इज़ सवाल को उठाना है और कर लेना। पर्चे में तो ऐसे नहीं कर सकते आप, मतलब मिटा सकें, लेकिन क्लास में तो हम ये कर सकते हैं ना। मैं क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स पे पहुंच गया हूँ। मैं यहाँ पे आके क्या करता हूँ जी, मैं यहाँ पे आके इस डेट को बदल लेता हूँ, इन बैलेंसेस को बदल लेता हूँ, ठीक है जी। रिटेन्ड अर्निंग्स एज ऑन 31 दिसंबर 17 जी। पेरेंट की 6898 आ गई और 2316 सब्सिडरी की आ गई। डन जी। चलो अब ये वर्किंग की पिक्चर लेनी है तो ले लें, पार्ट ऑफ क्वेश्चन है। मैंने इसीलिए इसको यहाँ किया, वरना वहीं ले जाते, जगह बना लेते, इसकी कितनी ज़रूरी चीज़ होती। तो वर्किंग 1 2 3 4 5 और वर्किंग 8 से ऑनवर्ड ज़रूरत के मुताबिक। ये 6 हमेशा आज से पता लग गया पार्ट ऑफ क्वेश्चन हुआ करेगी। इसमें हम मिसिंग फिगर्स ही निकालते हैं। 2-3 दफ़ा हमने ये किया, क्लोजिंग गिवन था हमने उससे ओपनिंग निकाल लिया, आज ओपनिंग गिवन था हमने सवाल अपने जैसा बना लिया, क्लोजिंग कर लिया। इससे हमारी आसानी ये होती, देखो बेटा ऑप्शन तो हंड्रेड्स ऑफ अवेलेबल हैं, आपको ये तो कोई ज़रूरत नहीं थी, ऐसे ना करते वैसे करते, वैसे ना करते ऐसे करते। कोशिश ये की जाएगी आपके इस कंसोलिडेशन के टॉपिक में कि हर सवाल एक तरह से ही हो, बस कोई नया तरीका ना सीखें हम किसी चीज़ के लिए। तो इसलिए कोशिश ये की जा रही है कि जैसा सवाल पहले होता था ना, अगर आपका ट्रायल है उसमें ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग है ना और अलग से इनकम्स एक्सपेंसेस नज़र आ रहे हैं, तब भी आपका सवाल ही कैसा बना दिया जैसा आज तक आपने देखा था। अब आपके लिए ये कोई डिफरेंट नहीं है, अब कोई नई चीज़, अब पुरानी वाली रूटीन वाली क्लास शुरू हो गई।
जो हम रोज़ पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आके आपने क्या करना है, यहाँ पे आके आपने इनको एक बार क्या कर देना है, काटा वाटा लगा देना है, ठीक है जी। थोड़ी देर के लिए, कितनी देर के लिए, जब तक कि आपकी बैलेंस शीट बन ना जाए। ये नज़र ही नहीं आ रहे, आपको नज़र आ रहे हैं? मुझे तो नहीं नज़र आ रहे, आपको नज़र आ रहे हैं? किसको नज़र आ रहे हैं, किसको नज़र आ रहे हैं? आंखों का इलाज कराओ, तुम आंखों का इलाज कराओ, मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तुम्हें ज़्यादा नज़र आने लग गया, ठीक है। अब ये सवाल है हमारा जो हम आज तक करते आ रहे हैं पिछले 10 दिन से, जिसमें शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, करंट लायबिलिटीज़, पीपीई, इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स पढ़े, पेरेंट के भी पढ़े हैं, सब्सिडरी के भी पढ़े हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स भी कौन सी पढ़ी हैं, क्लोजिंग वाली, जो हम लेकर जाते हैं। मैं पहले दिन से लिखता आ रहा हूँ, SRE PRE के साथ क्लोजिंग क्लोजिंग क्लोजिंग, ठीक है ना। अब आज तरीक़ा वारदात क्या होगा, आज पहला सफ़ा आपने छोड़ा हुआ है, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम के लिए। उसके बाद स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इधर बन जाएगी हमारी, और रूटीन का काम, ठीक है। वर्किंग 1 एडजस्टमेंट अकाउंट, पाँच सात लाइनें रखना है इसके लिए। वर्किंग 2 एस रिटेन्ड अर्निंग्स, वर्किंग 3 सी रिटेन्ड अर्निंग्स, कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स, और NCI, और इंशाल्लाह जगह मैंने खाली रख ली है। वर्किंग 5 भी यहीं फेस पे ही करेंगे, ठीक है, जब ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये तब करेंगे जब पूरा सवाल ख़त्म हो जाए, किसका, बैलेंस शीट का। तो P ग्रुप, BL ग्रुप है, चलो कोई गल नहीं, माफ़ी दे देनी सी। BL ग्रुप, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। असल में ना ये सवाल इकट्ठा करना इसलिए ज़रूरी था, मैं आपको पास पेपर एक होमवर्क में आज दे सकता हूँ। मकसद कहने का है ना कि एक तरफ लग जाती है ये चीज़, जब एक तरफ लग जाती है तो जो ईद की छुट्टियों के अंदर 2-4 सवाल करना चाहेगा, मैसेज आ जाएगा उसको कि यार प्रैक्टिस करनी, दिल करता ही है, वो कर सकेगा। और किसी न किसी हद तक ये एक तरफ लगा हुआ होगा टॉपिक। और अगर हम इस तरह से बीच में इसको छोड़ देते, मतलब इनकम स्टेटमेंट अभी हुई नहीं है, तो वो पिछला अलग से भूलने लग जाता और अगला हो ना पा रहा होता, पास पेपर तो हो नहीं पा रहे होते, इनकम स्टेटमेंट भी पड़ी होती है वहाँ, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज वाला। एज ऑन 31 दिसंबर 17। चलो जी, तैयारी मुकम्मल है। अब अपनी फिगर्स गिनती करो और ले आओ ये सारी। हाँ, तरतीब से चलते हैं, लेकिन हम अपनी तरतीब ही रखते हैं, ठीक है ना। शेयर कैपिटल की तरफ बाद में आ जाएंगे, वैसे ही मैं तो तरतीब भी नहीं बदल रहा, ठीक है ना। वैसे हो सकता था शेयर कैपिटल से शुरू कर दें, शेयर कैपिटल से कर दें, कोई मसला नहीं, चले, शक्ल ना बनाए। शेयर कैपिटल 7440 और 3200। शेयर कैपिटल पेरेंट का कितना, 7440, और शेयर कैपिटल एस का 3200। शेयर प्रीमियम 2860 और 644। शेयर प्रीमियम कितना, 2860 और 600 नहीं, अच्छा बस मैंने को शायद ज़ीरो आपने बोला नहीं, मैं खुद से लगा दूँ। ये शेयर प्रीमियम। रिटेन्ड अर्निंग्स क्लोजिंग कहाँ जाती थी, हाँ तो अब सही हो गया ना, अपना सवाल नॉर्मल कर लिया अब हमने। ये वर्किंग नंबर 3 का एटम है और ये वर्किंग नंबर 2 का एटम है, ठीक है। तो 6898 क्लोजिंग। अब बिल्कुल नॉर्मल सवाल हो गया हमारे लिए। 6898 और ये 2316, ठीक है। नेक्स्ट करंट लायबिलिटीज़ नॉन करंट नहीं है, ठीक है। 1426 और 1302। तो CRE NCI की जगह छोड़कर करंट लायबिलिटीज़ जी 1426 प्लस
1302, ठीक है। नेक्स्ट वापस आ गए, PPE 10,000 जमा 3500। वैसे हमने ऐसी फिगर बड़ी बड़ी लिख ली, चलो 10,000 जमा 3500, अब तो लिख ली, अब तो क्या हो सकता है जी। इंटांगिबल्स 836 प्लस इंटेंजिबल्स 836 368, इन्वेस्टमेंट वाह 836 368। अच्छा नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा है, कुछ और भी हो सकती है। अच्छा अगर ये सारी की सारी भी यही निकल आई तो मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम ये होगा कि 3200 सारा माइनस हो जाएगा। लेट मी लिख, ओके, इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा गुडविल इसके साथ ही आ जाए तो अच्छा है, जगह छोड़ देते हैं थोड़ी सी। वैसे पता नहीं गुडविल आती है नहीं, लेकिन वैसे ज़रा मैंने कहा इंटेंजिबल साथ साथ, क्योंकि कुछ बच्चों का दिल करता है बाद में यहाँ भी गुडविल ऐड कर देते हैं इंटेंजिबल में, और बिल्कुल ठीक करते हैं, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स जी कितना 3200, पता नहीं अब कितनी इसमें से एस की इन्वेस्टमेंट है। करंट एसेट 4588 3594, करंट एसेट्स 4,500 जी जनाब, जी 94, ओके। एडजस्टमेंट्स, ये सवाल ऐसे ऐसे होगा, फिर आराम से सुकून से इनकम स्टेटमेंट पे आधा घंटा लगा लेंगे, ठीक है जी। पार्ट 2 शुरू कर लें भाई।